तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, ये लेक्चर पहला है मेरा और 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बहुत कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लेक्चर एक है। जानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा लेवल तक आप लोगों का केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री को, नोट्स वगैरह बनाते चलना हम लोगों को साथ में। कम से कम लेक्चर देखिए, एक ऐसा टॉपिक है कि लेक्चर पहला है ना, कम से कम लेक्चर 14 या 15 लेक्चर आएंगे। 14 या 15 लेक्चर में ये केमिस्ट्री खत्म होगी पहला चैप्टर की। ठीक है, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं को लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से एक पॉइंट भी हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। और आज हम बहुत एकदम बेसिक से, पूरा बेसिक से केमिस्ट्री उठाने वाले हैं, पूरा बेसिक से हर एक चीज़, एक एक पॉइंट, वो भी नोट्स वगैरह मैं बना कर लाया हूँ और आपको भी नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अगर 14-15 लेक्चर का जो मैं पढ़ाऊँगा उसका अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो समझिए कि इससे बेहतर नोट्स हो ही नहीं सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग नोट्स कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सबको बच्चों को मालूम चल जाए और वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। डेली क्लासेज आपको केमिस्ट्री को मिलेंगी। ठीक है, डेली वीडियोज मिलेंगी केमिस्ट्री की आप लोगों को और मैथ की भी। ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री डेली आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए पहला स्लिप में ले गए आ गया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि देख पा रहे हैं केमिस्ट्री, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों अभिक्रियाओं की जांच कर और नए पदार्थों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल बात है कि केमिस्ट्री किससे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं कि इन पदार्थों में कौन से गुण हैं, चाहे इन पदार्थों के रिएक्शन से, उनके अभिक्रियाओं से कौन से नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, केमिस्ट्री वह कहलाती है कि जैसे एक पदार्थ है, कोई दो पदार्थ है, उन दोनों पदार्थों को मिक्सिंग कर रहे हैं तो इन दोनों पदार्थों की कितनी मात्रा हम डालेंगे कि कोई नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, और उस नए पदार्थों का जो निर्माण होगा उसके गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, उनके अभिक्रियाओं से किन नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की अध्ययन करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों अभिक्रियाओं की जांच और नए पदार्थों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रसायन की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच, जो केमिस्ट्री की शाखाएं कितनी है। ठीक है, तो रसायन की शाखाएं यहाँ पे एडिंग आपको डालना है। आइए जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए कि सभी द्रव्य पदार्थ जिनके ब्रह्मांड बनता है, सभी द्रव्य पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बनता है के संगठन, गुण तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सुविधा के लिए रसायन को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। रसायन की विभिन्न शाखाएं निम्नानुसार हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कह रहा है कि जो भी सभी द्रव्य पदार्थ जिनसे क्या हो ब्रह्मांड बना है हमारा, उनके संगठन, गुण तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, रसायन की शाखाएं है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया की जो भी चीज़ें जिनसे मेरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है, वो पदार्थ होंगे, वस्तु होंगे, उन्हीं के गुण और संगठन के परिवर्तनों का अध्ययन इसी के अंतर्गत करेंगे हम लोग, रसायन की शाखाएँ के अंतर्गत करेंगे। और लिखा है यहाँ पे कि विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है, मतलब रसायन को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है और रसायन की विभिन्न शाखाएं निम्नानुसार हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है अकार्बनिक रसायन। केमिस्ट्री का पहला जो ब्रांच है वह है अकार्बनिक रसायन, जिन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं जिसे। आइए जानते हैं कि अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत सभी
तत्वों एवं इनके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि जो अकार्बनिक रसायन होता है इसके अंतर्गत हम सभी तत्व, जितने तत्व होते हैं सभी तत्व के इनके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे Na हुआ, Cl हुआ, Mg हुआ, O2 हुआ, H2O हुआ, NaCl हुआ, H2SO4 हुआ, Na2SO4 हुआ, इन सभी का स्टडी करते हैं हम। ठीक है, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ये जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, यौगिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि इस अंतर्गत सभी तत्वों एवं इनके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकार्बनिक रसायन आपको समझ में आ गया होगा पहला। ठीक है, यह पहला ब्रांच है आप लोगों का केमिस्ट्री का। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है कार्बनिक रसायन। क्या आता है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हम कि जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो जंतुओं के द्वारा और पौधों के द्वारा जो कार्बन यौगिक प्राप्त होता है उसका जो हम स्टडी करते हैं जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपका कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक तथा इनके व्युत्क्रम का अध्ययन, ये भी आप कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक तथा इनके व्युत्क्रम का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, जैसे में CH4 हुआ, C2H6 हुआ, C3H8 हुआ, C2H2 हुआ, CH3Cl हुआ और C6H12O6 ग्लूकोज हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि जंतुओं एवं पौधों से जो प्राप्त कार्बन या यौगिक होता है उसका जो अध्ययन हम जिनके अंतर्गत, जिन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहले थ्योरेटिकल है, समझ रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है। ये पहला क्लास में इसी तरह के रहेंगे तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना कि जंतु एवं पौधों से जो भी प्राप्त कार्बन होता है अगर उनका अध्ययन जिस केमिस्ट्री के अंदर करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के दो चीज़ें क्लियर हो गई होगा, पहला अकार्बनिक रसायन और दूसरा कार्बनिक रसायन। इसके बाद और कौन सी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, उसको आगे पढ़ते हैं। और फिर होता है भौतिक रसायन, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी रसायन की सभी शाखाएं में नियम, जो भी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे अभी कि ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी तत्व हैं, जो भी यौगिक है, उनको अगर मिलाने पर रिएक्शन से जो भी अभिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, कोई नया यौगिक तत्व बनता है, तो उसके जो नियम हो गए कि भाई कितना मटेरियल इसका, कोई एक पदार्थ का डाला जाए, दूसरा पदार्थ का डाला जाए, तो कितना लेवल तक कोई दूसरा जो तीसरा अभिक्रिया बन के नए पदार्थ बनेगा उसका निर्माण कैसे होगा, तो उसमें भी तो नियम होंगे कि कितनी मात्रा में कितनी यौगिक डाला जाए, तो उसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और उसे हम बोलते हैं क्या, भौतिक रसायन, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों में भौतिक गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। रासायनिक पदार्थों में भौतिक गुणों का अध्ययन, ठीक है, जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से होता है। जैसे उसमें थर्मोडायनेमिक्स होता है, उष्मागतिक होता है, सॉल्यूशन विलियन होता है, काइनेटिक बल गतिकी होते हैं। इन सभी का जो स्टडी करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, वो भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहला लेक्चर है, इसमें आप लोगों को बस इस चीज़ नोट करना, बस थोड़ी सी बारीकी से जानकारी जानना है कि हाँ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी परिभाषाएँ क्या होती है और उनके अंतर्गत हम किन चीज़ों का स्टडी करते हैं। बस ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा कि भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे आपका दिया है कि वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो इसमें लिखा है इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैश्लेषिक रसायन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत हम जो भी तत्व है, यौगिक है, उसके आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं कि आखिर में वो यौगिक जो है या तत्व कैसा है। ठीक है, तो उसका अध्ययन किया जाता है, जिनके अंतर्गत उसे हम वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चौथा हो गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का।
ठीक है। चलिए पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है उसको जान लेते हैं। तो इसके लिखा है, इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। उद्योगों के संबंध में जो भी उद्योग हमारे हैं जिनमें लोहा बनाया जाता है और बाकी सभी तत्व बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें भी एक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। केमिस्ट्री के अनुसार ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं, ठीक है, और नए नए यौगिक तत्वों का निर्माण होता है जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं उद्योगों में, ठीक है। तो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत जो भी उद्योग से रिलेटेड हमारे तत्व रहेंगे, यौगिक जो उद्योगों में बनाए जाते हैं, उनका अगर अध्ययन जिनके अंतर्गत करेंगे उसे औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, बस आप लोगों को एक दिमाग में बनना चाहिए इमेज कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और कल के लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छोटा है या यही आगे चल के काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों को नोट करते चलना है आप लोगों को। फिर इसके बाद आपको आ जाता है जैव रसायन, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इसके अंतर्गत जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जीवों में होने वाले, देखिए हमारे जीव जो जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर मनुष्य के शरीर में भी आप लोगों का केमिस्ट्री होता है। कुछ ऐसी चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ग्लूकोज हुआ, C12H22O11 सुक्रोज हुआ। ये सारी चीज़ हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होती हैं, ठीक है, और यह सब क्या है, रसायन के ही पार्ट हैं, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसका अध्ययन जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे उसे जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग डीपली में आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अब बहुत आंतरिक गहराई तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बस आप लोग को ये चीज़ें जानना है कि जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जीवों में होने वाले जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं, उनका स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अब जानते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लिखा है कि इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु संरचना में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है इसके अंतर्गत जो हम लोग नाभिकीय जो परमाणु संरचना होती है, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन करते हैं, समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत हम नाभिकीय अभिक्रियाओं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होता है नाभिक में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारी चीज़ें कैसे रिएक्शन करती हैं, कैसे घूमती हैं, उन चीज़ों का जो अध्ययन हम कर देंगे वो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और परमाणु संरचना, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन हम लोग नाभिकीय संरचना के नाभिकीय रसायन के अंतर्गत, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत ही इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोगों को साथ ही साथ सब कुछ नोट्स बनाते चलना है अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूरा नोट्स आप लोगों को तैयार हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर कैसा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे चीज़ें बहुत हार्ड आएंगी और हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल से पढ़ते चलेंगे। अगर आप लोग लेक्चर 1 2 3 सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो नाभिकीय रसायन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आप लोगों को ये चीज़ पढ़ने के लिए कि रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, तो मतलब रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो चलिए आइए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कि दैनिक जीवन में जो इस समय दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। जाहिर बात है हर क्षेत्र में रसायन का उपयोग होता है। बिना इसके उपयोग के जीवन की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। बिल्कुल, केमिस्ट्री नहीं है तो जीवन नहीं है, इतना बात याद रखिए। केमिस्ट्री है तो फिजिक्स है, इतना बात याद रखिए। केमिस्ट्री है तभी आपका फिजिक्स है, ठीक है। कह रहा है दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। बिना इसके उपयोग के जीवन की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। रसायन के कुछ विशिष्ट उपयोगों को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि रसायन को किन कुछ विशिष्ट उपयोगों को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे दवाओं में रसायन, सबसे ज़्यादा जो रसायन का प्रयोग होता है वो दवाओं में यूज होता है। तो चलिए पहला जान लेते हैं दवाओं में रसायन का यूज कैसे होता है। केमिस्ट्री इन मेडिसिन, ठीक है। दवाओं में रसायन का उपयोग कैसे किया जाता है, दवाओं में रसायन की क्या कार्य है उसको जान लेते हैं। तो जैसा देख पा रहे हैं आप लोग कि
मनुष्य तथा पौधों दोनों में बीमारियों की रोकथाम के लिए रसायनों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य की तबीयत अगर आपका खराब हो जा रहा है, बुखार जुकाम जो भी चीज़ें हैं, दवा तो ले रहे हैं, दवाई का आप लोग का रसायन है, रासायनिक से ही मिलकर बना है, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री लगी हुई है। पौधों में भी आप लोग जो भी छिड़काव करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं, वो भी आपका रसायन ही है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कुछ यहाँ पे दवाइयों का नाम लिखा हुआ है, जैसे जीवन रक्षक दवाएं जैसे टेक्साल हुआ एवं सिस्प्लेटिन हुआ, कैंसर के इलाज में ये सारी दवाएं आती हैं। AZT एजिडोथायमिडिन का उपयोग एड्स के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दवाई है जो बीमारियों के यूज़ में किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो कि रसायन के उपयोग में आते हैं, कीटनाशक एवं सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं हम दवा का उपयोग, एंटीसेप्टिक एवं अन्य दवाई को भी यूज़ करते हैं बीमारियों के लिए, टीकों आदि में, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आदि के रूप में ये किया जाता है दवाइयों का उपयोग, ठीक है। ये सारी दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री से मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दवाओं में रसायन का उपयोग केमिस्ट्री एंड मेडिसिन में क्या प्रयोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देख लेते हैं किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। तो दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में मतलब कि इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में भी रसायन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। सभी प्रकार के उद्योगों में रसायन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितने प्रकार के उद्योग हैं, जाहिर बात है उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, और सारे उद्योग में केमिकल्स बनाए जाते हैं, मतलब कि सभी प्रकार के उद्योग में रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है, इतना याद रखिए आप लोग। उदाहरण के तौर में जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रान, आयरलान आदि आदि का संश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे आदि 2 बार लिख दिया हूँ। जो रेयान, नायलॉन, डेक्रान, आयरलान है, इनका संश्लेषण किया जाता है, बनाया जाता है, ये यौगिक तत्व ही होते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक तथा वैकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि का निर्माण, प्लास्टिक का बना रहे, पॉलीथीन, वैकेलाइट, टेफ्लॉन बना रहे हैं, इन चीज़ों से मिलकर बनाता है। तो केमिस्ट्री है, रसायन से ही मिलकर बनी हुई है चीज़ें, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, विभिन्न रंग, जो रंग हम लोग अलग अलग शर्ट पैंट जो भी पहनते हैं, वार्निश आदि का उपयोग, जो जैसे रंग पेंट, जैसे आप लोग दीवार पे रंग करते हैं, पेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री तो है, रसायन से मिलकर तो बनी चीज़ें हैं। सीमेंट हुआ, कांच, सिरेमिक उद्योग हुआ, धातुओं का निष्कर्षण आदि, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री का यूज़ होता है औद्योगिक क्षेत्र में भी, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जैसा कि आप उदाहरण आपके सामने है, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, नोट्स बनाते चलना है आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बढ़िया से बनाते चलना है, और आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद योगदान कहाँ पे है, तीसरा कृषि में रसायन। देखिए सबसे ज़्यादा कृषि में भी पाया जाता है कि कृषि में जो रसायन का उपयोग होता है, क्या क्या होती है, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। तो कृषि में रसायन का क्या उपयोग है, आइए जानते हैं। रासायनिक उर्वरकों का निर्माण तथा उनकी गुणवत्ता का परीक्षण, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग कृषि में अपना गेहूं, चावल जो भी उगाते हैं, उनको कीटनाशक दवाइयों का जो उपयोग करते हैं, हम लोग छिड़काव करते हैं, उसमें यूरिया का भी, जैसे अमोनियम होता है, सल्फेट होता है, सुपर फास्फेट होता है, इन सभी का यूज़ करते हैं। सब क्या चीज़ें हैं, ये सब रासायनिक तो है, केमिस्ट्री तो ये है। तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री का। फिर दूसरा, रासायनिक कीटनाशक बनाने में, जो रासायनिक कीटनाशक बनाने में भी, जैसे गेमेक्सेन, DDT, सल्फास, मेलाथियान आदि। देखिए सल्फास तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा है, ठीक है, और मेलाथियान आदि, गेमेक्सेन, DDT, ये सभी सारी चीज़ें हैं, कीटनाशक दवाइयों के लिए होते यूज़ होते हैं, सब रासायनिक से मिलकर ही बनता है सारी चीज़ें, ठीक है। तीसरा यहाँ पे रासायनिक परीक्षक जो फलों तथा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं। बहुत सारे रासायनिक परीक्षक जो फलों के लिए और खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे जो भी जैसे सल्फास मिला, अब सल्फास का यूज़ तो ज़्यादातर नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों प्रोडक्ट को बंद कर दिया है सरकार ने, ठीक है। बहुत रेयर केस में आप लोगों को मिलेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छी दवा थी, लेकिन उनका रिएक्शन भी बहुत काफ़ी हानिकारक था, ठीक है, इसलिए उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। तो कृषि में भी रसायन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि यहाँ पे डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे समझ भी सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि तीसरा कृषि में भी रसायन का योगदान कितना बड़ा है। इसके बाद बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं में के रसायन, ठीक है। जो हमारे सुख सुविधाओं के लिए भी रसायन यूज किया जाता है, केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वेंशियंस एंड प्लीजर, ठीक है। जैसे दैनिक जीवन उपयोग वस्तुएं विभिन्न रसायनों से ही बनती हैं। जैसे सुख सुविधाओं का मतलब जैसे गाड़ी हुआ, बाइक हुआ, साइकिल हुआ, सारी चीज़ें किससे, जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए हम लोग पहले पैदल जाते थे, अब लोग आसानी से गाड़ी से जा पा रहे थे। गाड़ी जो है, साइकिल, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, केमिस्ट्री से मिलकर बनी है, रासायनिक चीज़ से मिलकर बनी है। तो हमारे सुख सुविधाओं के लिए ये रसायन बहुत
बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। और कहाँ कहाँ जैसे घरेलू वस्तुओं में उपयोग किया जाता है, जैसे पेपर, धागे, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित द्रव्य रंजक, पेपर हुआ, धागे हुआ, साबुन हुआ, सौंदर्य प्रसाधन मतलब क्रीम पाउडर हुआ, और आपका सेंट हुआ, परफ्यूम हुआ, ये सारी चीज़ें, रंजक हुआ, रंजक मतलब जो हम लोग अलग अलग कलर के पहनते हैं शर्ट पैंट, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे घरेलू वस्तुएं में उपयोग किए जाते हैं। सब रसायन से ही तो मिलकर, केमिस्ट्री से ही मिलकर तो बनी हैं। इसके बाद वास्तु में उपयोग मतलब सीमेंट, स्टील, सिरेमिक, ये सब क्या चीज़ें हैं, सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है, सब केमिस्ट्री से ही मिलकर बना है। फिल्म उद्योग में फिल्म सेल्यूलॉइड के साथ उपयुक्त रसायन की बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सुख सुविधाओं के लिए जो हमारे यूज़ में केमिस्ट्री से मिलके पदार्थ बने होते हैं, जो हमारे यूज़ आते हैं, सब केमिस्ट्री के पार्ट हैं। ठीक है, नहीं कहा केमिस्ट्री नहीं तो सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे चीज़ें केमिस्ट्री के पार्ट ही हैं, सब केमिस्ट्री से मिलकर ही बनी हैं। चलिए पाँचवां आगे, छठवां, ऊर्जा संसाधन में भी केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ऊर्जा संसाधन, केमिस्ट्री एज एन एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, लकड़ी हुआ, सब क्या चीज़ें हैं, सब केमिस्ट्री के पार्ट है। पेट्रोलियम जैसे पेड़ पौधे जो सड़ गल के बनते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं तब सड़ गल जाते हैं तो वो पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। कोल, लकड़ी आदि, ये सारी नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे बहुत साल पहले जो हमारे पेड़ पौधे हैं भूकंप आने के कारण, जो भी कारण, वो सब ज़मीन में दब गए, ज़मीन में दबने के कारण, सड़ने गलने के कारण ये सारी नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग होता है, उनका निर्माण होता है। पेड़ों से आप लोगों को पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, कोयला होता है। ठीक है, कोयले का निर्माण किया जाता है, सब जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये सारी किन चीज़ों से मिलकर बने, सभी केमिस्ट्री के पार्ट ही हैं। ठीक है, सभी केमिस्ट्री के पार्ट है। तो ऊर्जा संसाधन में भी हमारे केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री का योगदान युद्ध काल में भी, देखिए युद्ध काल में रसायन का यूज़ कहाँ होता है, मतलब उनका भी योगदान बहुत है युद्ध काल में भी। केमिस्ट्री इन वार टाइम, अब युद्ध काल में मतलब कि TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइड, विषैली गैसें आदि, मस्टर्ड गैस, लेविसाइड, फास्फिन आदि। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं मस्टर्ड गैस युद्ध काल में मतलब कि जैसे पहले युद्ध होता है, जैसे आजकल भी युद्ध हो रहा है, तो ये जो युद्ध में हम लोग बम, डायनामाइड और विषैली गैसों का निर्माण करते हैं कि वहाँ पे गैस फेंक देते हैं लोग, चाहे डायनामाइड बम फेंक देते हैं तो वहाँ की जो लोग हैं वो मर जाते हैं उनके कारण, तो वहाँ की वो सारी चीज़ें अपनी कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे अपना उद्योग बढ़ा लेते हैं, अपना प्रशासन चलाते हैं। तो ये किन चीज़ों से संभव हो पाता है, तो डायनामाइट, विषैली गैस, इन चीज़ों का यूज़ करके उन लोगों को नष्ट किया जाता है। तो ये किन चीज़ों से मिलकर बनी, तो सब रसायन के ही पार्ट हैं, सब रसायन से ही मिलकर बनी हुई चीज़ें। तो युद्ध काल में भी रसायन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों का जो है पढ़ना हम लोग आधुनिक उपकरणों एवं पदार्थों के निर्माण में, आधुनिक उपकरणों एवं पदार्थों के निर्माण में रसायन, केमिस्ट्री इन मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड न्यू मटेरियल। ठीक है, आइए जानते हैं कि आधुनिक उपकरणों में पदार्थों के निर्माण में जो रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ चाहे उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है उनमें भी, जैसे चुंबकीय, विद्युत तथा प्रकाशिकीय गुणों युक्त वस्तुओं के निर्माण में, जैसे अतिचालक, सेरामिक, सुचालक, पॉलीमर तथा ऑप्टिकल फाइबर आदि। ठीक है, जैसे चुंबकीय, विद्युत, प्रकाशीय, ये सब जो गुणों में भी रसायन का यूज होता है। जैसे लोहा की बात कर लूँ मैं, ठीक है, तो लोहा एक क्या होता है, जैसे लोहा का निर्माण किया जाता है तो वो क्या होता है कि लोहा पूर्ण रूप से शुद्ध जो होता है शुद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, जो लोहा का निर्माण होता है, जैसे आयरन हम इकट्ठा करते हैं तो आयरन शुद्ध रूप से नहीं हो पाता। ठीक है, वो शुद्ध रूप से नहीं रहता है, उसमें सारी चीज़ें मटेरियल मिलाने पे वो आप लोगों का शुद्धिकरण होता है। तो कुछ ऐसे जैसे चुंबकीय विद्युत का निर्माण होता है, चुंबकीय का जो प्रयोग होता है, मतलब कि जैसे चुंबकीय का निर्माण कहाँ से होता है, विद्युत जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उनका निर्माण कहाँ से होता है, तो यह केमिस्ट्री के ही कारण हो पाता है। ठीक है, केमिस्ट्री से इनका उपयोग होता है। प्रकाशीय गुणों युक्त वस्तुएं निर्माण में जो अतिचालक, सेरामिक, सुचालक, पॉलीमर तथा ऑप्टिकल फाइबर आदि का भी यूज़ किया जाता है, वो सब रसायन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे बारिश का पानी, पानी को इकट्ठा करके बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद आप लोगों का विद्युत होता है। आप लोगों का पेट्रोलियम और कोयला से भी आप लोगों का विद्युत निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का केमिस्ट्री का ही पार्ट है, केमिस्ट्री से ही सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए हो गया होगा हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों का है रसायन शास्त्र का बढ़ता दायरा तथा नवीन चुनौतियाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए कि रसायन शास्त्र का बढ़ता दायरा तथा नवीन चुनौतियाँ, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड न्यू चैलेंज। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, लिखा है रसायन शास्त्र का बढ़ता दायरा तथा नवीन चुनौतियाँ।
आज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ते प्रदूषण की है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री का यूज हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का भी एक स्कोप बन गया है। ठीक है, इससे प्रदूषण भी होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं प्रदूषण का, जैसे ये सही है कि यह प्रदूषण भी अनेकानेक हानिकारक रसायनों के उपयोग के कारण बढ़ रही है, तो इसे दूर करने के लिए भी रसायन शास्त्र का सहायक हो सकता है। हमें ऐसे रसायन ढूंढने होंगे जो अपमार्जित होने वाले हैं, जैसे प्रशीतक के रूप में CFC का विकल्प, जिससे ओजोन परत की रक्षा हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित रखने के उपाय। जैसे अब मैं बात कर लूँ तो एक सिंपल उदाहरण CFC गैस, ये आपका AC से निकलता है। ठीक है, तो जैसे घरों में AC है। ठीक है, तो AC में जो गैसें होती हैं बहुत ही हानिकारक गैस होती हैं। ठीक है, तो वो गैस क्या करती है, जो AC में गैस होती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही हानिकारक गैस होती है। जैसे हमारे वो जब गैस फटती है तो वो जो गैस बाहर निकल के हमारे वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जो ऊपरी परत है ओजोन परत को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देती है। नष्ट करने का मतलब उसको कहीं ना कहीं उस परत को छेद कर देती है, जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं डायरेक्ट हमारे शरीर पे आती हैं। ठीक है, अगर प्रकाश की किरणें में अब प्रकाश की किरणों को प्यूरिफाई नहीं किया जाता, प्यूरिफाई वो ओजोन परत करती है। ठीक है, शुद्धिकरण करके हमारे पास भेजती है प्रकाश किरणों को। तब अगर छेद हो जाएगा तो डायरेक्ट प्रकाश किरणें आएंगी, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, जिनसे हमारे कैंसर वगैरह की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। कैंसर हो जाएगा आप लोगों को, अगर डायरेक्ट किरणें आप लोगों को इफेक्ट करते आपके शरीर पर पड़ जाए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जो गैसें होती हैं वो आप लोगों को AC में जो गैस होती है, बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो ओजोन परत को नष्ट करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकथाम करने के उपाय भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यह तक चीज़ यहाँ पे आप लोगों की ये सारी चीज़ें बेसिक थी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट मेरा लेक्चर पहला है। लेक्चर दूसरा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना अभी आप लोग नोट्स बना के नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर दूसरे में। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।